नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अत्याचार। रूबी का पति जब उसको पैसे भेजता था तो वह उन पैसों को मोहल्ले के जो गरीब लोग होते थे उन पर खर्च कर दिया करती थी। लेकिन उसकी सास और नंद को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह उसे मना करती रहती थी और कहती थी, इन पैसों को इन भिखारियों में बांटकर क्यों बर्बाद कर रही हो। एक दिन जब वह ऐसा कर रही थी तो उसके घर वालों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और उसे बहुत मारा, और इतना ही नहीं, उसे बिजली का झटका देकर पागल कर दिया गया था। और रूबी के पति को फोन करके यह बता दिया गया था कि उसकी पत्नी ने उसके भेजे गए सभी पैसों को सट्टे में हरा दिया है, जिसकी वजह से वह अब पागल हो गई है। लेकिन जब महेंद्र परेशान सा होकर घर लौटा तो उसे देखकर उसकी सास और नंद के होश उड़ गए थे। रूबी ने सुबह सुबह आंगन को साफ करके चटाई बिछा दी थी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने घर का दरवाजा खटखटाया था अंदर आने के लिए। रूबी ने दरवाजा खोल दिया था और वह बच्चे चटाई पर आकर बैठ गए थे। रूबी उन बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया करती थी और साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा भी दिया करती थी और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और धार्मिक चीज़ों का भी ज्ञान कराती थी। उसे उन बच्चों की सहायता करना अच्छा लगता था और उन्हें पढ़ना लिखाना भी अच्छा लगता था। लेकिन उसके ससुराल में ऐसा कोई माहौल नहीं था। वहाँ का माहौल एकदम अलग था। सास और उसकी नंद उसे बातें सुनाती रहती थी, क्योंकि रूबी को सुबह सुबह पूजा पाठ करने की भी आदत थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उनके मना करने पर भी रूबी ने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया और वह किसी को पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। रूबी का पति विदेश में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में काफ़ी कठिनाई थी। उसने कई बार अपने पति से कहा कि वह वहां से नौकरी छोड़कर अपने देश में ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन उसका पति नहीं माना। उसने उन्हें बहुत समझाया कि हम थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसकी माँ और बहन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। रूबी की शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, और होती भी कैसे। शादी के थोड़े दिन बाद ही वह विदेश चला गया था और फिर 1.5 साल बाद वापस लौटा है। और जब वापस लौटा तो इधर उधर बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया था और घर वाले काफ़ी रात तक उसे अपने पास ही बैठाए रखते थे। बेचारा जब देर से कमरे में जाता तो खुद भी नींद से बेहाल होता और रूबी भी सो जाती थी। दिन के समय भी रूबी को फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे लंबी चौड़ी काम की लिस्ट पकड़ा दी जाती थी और तरह तरह के पकवान बनाने को बोल दिया जाता था। वह बेचारी सभी की फरमाइशों को पूरा करने के लिए किचन में ही लगी रहती थी। इसी में ही उसका पूरा दिन गुजर जाता था और उसके पति के पास जाने का उसे टाइम भी नहीं मिलता था। इसी तरह उसका जाने का भी समय नज़दीक आ गया था। जब वह जाने लगा तो रूबी अपने पति के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आखिर कब तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, कब तक तुम्हारे विदेश के चक्कर खत्म होंगे। तो महेंद्र कहने लगा, एक बार मैं अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं कुछ सोचूंगा। लेकिन अब तो उसे 2 साल हो गए थे और अभी तक पलट कर नहीं आया था। आंगन में बैठे हुए उन बच्चों को देखकर रूबी कहने लगी, अच्छा बच्चों, तुम्हें मैंने जो यह होमवर्क दिया है इसको याद करके ले आना, मैं कल तुमसे इसको सुनूंगी। रूबी ने उन बच्चों को श्लोक याद करने के लिए दिए थे। वह उन्हें धार्मिक शिक्षा भी देती थी। बच्चे रूबी को जोर से कहने लगे, जी मैडम जी। उन बच्चों के चले जाने के बाद रूबी किचन में उठकर आ गई। उसकी नंद भी उसके पीछे पीछे किचन में आकर कहने लगी, आज तो खाने में वेज पुलाव बना देना, क्योंकि मेरी सहेलियां आ रही हैं और उनको वेज पुलाव बहुत पसंद है। तो रूबी बोली, लेकिन मुझे तो आज कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है, आज मैं तुम्हारे लिए पुलाव नहीं बना सकती हूँ। तुम्हें तो पता है कि हर महीने जब महेंद्र पैसे भेजते हैं तो मैं उन पैसों को रीना के यहाँ जाकर राशन लाती हूँ।
उसने धीरे से कहा तो उसकी नंद ने उसे घूरते हुए कहा, अपने पैसों को बस इसी तरह से खर्च कर दिया करो। अगर हम में से कोई पैसे मांग ले तो आपके पास एक पैसा भी नहीं होता है। अपनी नंद की बात पर वह चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि उसे शुरू से ही आदत थी कि वह पलटकर जवाब नहीं देती थी। चलो ठीक है, मैं पहले तुम कुछ, फिर उसके बाद चली जाऊंगी। और तुम एक काम करना, खाना तो मैं बना दूं, तुम अपने आप उनको खिला देना। इससे दोनों काम जाए। रूबी के इतना कहने पर रूबी की नंद रिंकी जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वह दौड़कर आई। अरे अब क्या हो गया है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो रिंकी ने कहा, देख लो माँ, अपनी बहू की हरकतें देख लो, यह है खाना बनाने से मना कर रही है। मैंने तो सिर्फ इन्हें खाना बनाने के लिए ही कहा था, लेकिन यह तो देखो मेरे कैसे सर चढ़कर बोल रही है और मुझे कह रही है कि मुझे रीना के यहाँ राशन डलवाने जाना है। सारी दुनिया जानती है कि उसके घर में कोई राशन नहीं डालता है, लेकिन यह डलवाएगी। पूरे शहर में उससे कोई बात तक नहीं करता है, लेकिन इन महारानी को देखो, इनके ऊपर समाज सेवा का भूत सवार हो गया है। वह औरत अपने सास ससुर और सभी को खा गई है। वह इतनी मनहूस औरत है कि लोग उसका मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह उसे मनहूस औरत को मुंह देखकर हमारे घर में मनहूसियत लेकर वापस आती है। तो रूबी की सास बोली, क्या रिंकी सच कह रही है? क्या तू सच में उसके घर जाती है? अच्छा, अब समझ में आया कि मेरे घर में यह जो मनहूसियत फैली हुई है, इसकी असली वजह क्या है। उनकी बातों को सुनकर रूबी मन ही मन बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि यह मनहूसियत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इसी घर में रहने वाले लोगों की वजह से है, क्योंकि उसे घर में कोई भी पूजा पाठ तक नहीं करता था। सिर्फ रूबी ही भगवान की पूजा करती थी। रूबी की बड़ी नंद अंदर आकर बोली, माँ तू किसे समझा रही है? इसकी खोपड़ी में कोई भी बात घुसने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो उन पैसों को हमें क्यों नहीं दे देती है? उन पैसों से हम अपने लिए कुछ खरीदारी कर लिया करेंगे। उनकी बातों को सुनकर रूबी चुपचाप खड़ी रही और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि रूबी जानती थी कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वह उसके पति को फ़ोन करके बड़ा चढ़ाकर बताएंगे और वह बाहर रहकर बहुत परेशान हो जाएगा। इसलिए रूबी ने चुपचाप सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करने लगी और फिर काम से फ्री होकर सभी के लिए और उसकी सहेलियों के लिए भी नाश्ते पानी का इंतजाम कर दिया और तैयार होकर फिर बाहर निकल गई। बाजार से सारा राशन पानी लेकर वह रीना के घर पहुंच गई। जब वह रीना के घर गई तो उसने उन्हें पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। रूबी ने जब रीना की तरफ देखा तो वह उन्हें काफ़ी उदास लग रही थी। उसे उदास देखकर रूबी बोली, क्या बात है रीना, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? अरे क्या बताऊं, मेरी बेटी के एग्ज़ाम है, लेकिन उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा है। उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पा रही है, इसलिए वह आज बहुत रो रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। मेरे बच्चे मुझे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और कहते हैं, मम्मी ऐसा भी क्या हो गया है जो आपको सभी लोग मनहूस कहते हैं? आखिर मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर था? जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी सास चल बसी थी और थोड़े समय के बाद मेरे ससुर भी चल बसे थे। शादी के थोड़े दिन बाद बच्चों का जन्म होने के बाद मेरे पति का कारोबार भी बंद हो गया था और उन्होंने इस सदमे को दिल से ऐसा लगाया कि दुनिया से ही चल बसे और लोगों ने इसलिए मुझे मनहूसियत का ताज पहना दिया और सभी लोग मुझसे नफरत करके मनहूस कहकर बुलाने लगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस पर क्या बीत रही होगी, बल्कि मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे। मुझे हौसला तो क्या देते, मुझे हर तरफ से गंदी नज़रों से देखा जाने लगा था। मेरी किसी ने हिम्मत भी नहीं बंधाई थी, लेकिन अगर तुम भी ना होती तो शायद आज मैं अपने बच्चों के साथ कहीं मर गई होती। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे आप रोना मत, मैं हूँ ना,
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्यूशन पढ़ने की बात है तो आप उसको मेरे पास भेज दिया करो, मैं उसे ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगी, शाम के समय उसे भेज दिया करो। जब रूबी ने ऐसा बोला तो रीना ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ा दोगी? यह तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस बात से रीना का चेहरा खिल गया था। उसने रूबी को गले से लगा लिया और कहने लगी, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे और भगवान तुम्हें जल्दी से जल्दी औलाद का सुख भी दे। रीना के दुआ देने पर रूबी मुस्कुराकर वहाँ से उठ गई और घर पहुँची तो उसने देखा कि उसकी बड़ी नंद के ससुराल वाले आए हुए थे। रूबी को देखते ही उसकी सास बोली, लो आ गई मेरी बहू। उनकी बेटी के ससुराल वालों के सामने तो उनके मुंह से मीठे मीठे शब्द टपक रहे थे। रूबी उनको नमस्ते करके उनके पास बैठ गई तो उसकी सास बोली, अरे बेटी, जाओ जाकर किचन में कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर दो और अपनी बड़ी नंद को भी साथ में लगा लेना। अपनी माँ की बातों को सुनकर रूबी की बड़ी नंद भी मेहमानों के सामने तो किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाकर अपने फ़ोन से ही चिपकी रही। उसकी भाभी ने उसे एक दो बार कहा भी कि सब मेहमानों के लिए खाना तैयार करने में उसकी कुछ मदद कर दे, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए बेचारी रूबी ने अकेले ही सभी मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। इतना काम करके रूबी पूरी तरह से थक गई थी, मगर उसका अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। काफ़ी रात तक वह अपने काम में लगी रही। मेहमानों के जाने के बाद उसने सारे किचन को अच्छे से साफ़ किया और बर्तनों को भी साफ़ करके किचन में फिर से लगाया। उसके बाद वह अपने देवर और नंद के कपड़े प्रेस करने लगी। इन सभी कामों को करने के बाद वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो उसके पति का फ़ोन था। अपने पति का फ़ोन देखकर रूबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रूबी ने हेलो करते हुए फ़ोन को अपने कानों पर लगा लिया तो दूसरी तरफ से महेंद्र बोला, अच्छा मैडम जी, कैसी हो, क्या कर रही थी? हमारी मैडम के पास तो बात करने का समय ही नहीं है कि कभी अपने हस्बैंड से बात भी कर ले। अपने हस्बैंड से बात करने की तो उसे फुर्सत ही नहीं है। यहाँ हम तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं और कब से तुम्हें फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती है? जब महेंद्र रूठे हुए से स्वर में बोल रहा था तो उसकी बातों को सुनकर रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे आपको मैं भूलती कब हूँ जो आपको याद करना पड़े। मेरी तो हर सांस में आप ही रहते हो। तो दूसरी तरफ से महेंद्र बोला कि अच्छा जी, अब हमें मस्का लगाएंगी आप? अच्छा जी, आपको यह लग रहा है कि मैं आपको मस्का लगा रही हूँ? देखो महेंद्र, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ तो और क्या बोलूँ मैं? ना तो तुम मुझे फ़ोन करती हो और मैं करता हूँ तो बहुत देर से फ़ोन उठाती हो। आज तो छुट्टी का दिन था, आज मैंने पूरा दिन तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया, लेकिन तुम तो आज भी पता नहीं कहाँ बिजी थी। अरे आज आपकी बहन के ससुराल वाले आ गए थे, बस उन्हीं के लिए खाने पीने में लगी हुई थी, इसलिए आपसे बातें नहीं हो पाई थी। फिर रूबी पूरा दिन क्या क्या किया वही सब महेंद्र को बताने लगी। तो दूसरी तरफ से महेंद्र बोला, अरे ठीक है भाई, ठीक है, मुझे पता है तुम आज बहुत बिजी थी, अब बस भी करो, तुम तो सबकी सेवा में लगी रहो। अब मैं कुछ समय के बाद वापस आ रहा हूँ, तो कुछ दिनों के लिए, लेकिन तुम तो तब भी बस यही कहती रहती हो कि अब मुझे यह काम करना है, अब मुझे वह काम करना है, और दूसरी तरफ रिश्तेदार भी बुलाने लगते हैं, बस यही आना जाना ख़त्म नहीं होता है। मैंने तो इस बार सोच लिया है कि किसी रिश्तेदार की दावत पर भी नहीं जाऊंगा, बस हम दोनों होंगे और हमारा समय होगा, बस हम दोनों एक साथ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे और एक साथ समय बिताएंगे। क्यों, सही कहा ना? मैंने सोचा है कि क्यों ना हम हनीमून पर चलते हैं। महेंद्र की बातों को सुनकर रूबी मुस्कुराने लगी। रूबी और महेंद्र काफ़ी रात तक बातें करते रहे और बातें करते करते ही वह सो गई थी। सुबह उठी तो रोज की तरह अपने कामों को निपटाने लगी और शाम के समय रीना भी अपनी बेटी को लेकर आ गई। उसे अपनी बेटी को लेकर आते हुए 4-5 दिन हो गए थे।
वह बीच बीच में उठकर उसके साथ काम भी करवा दिया करती थी, क्योंकि वह उससे पहले से ही बहुत क्लोज थी। आजकल उसका देवर भी काफ़ी समय घर में ही बिताने लगा था, वरना उसे तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन रूबी ने रीना की बेटी को कहा कि वह उसके साथ उसके कमरे में ही चले, वह उसे अपने कमरे में ही पढ़ा देगी। फिर वह रीना की बेटी को अपने कमरे में लेकर चली गई। उसे कमरे में आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि रूबी का देवर दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आते हुए कहने लगा, भाभी मेरी यह टी शर्ट है, इस पर प्रेस कर दीजिए। मुझे शाम के समय कहीं जाना है और मुझे इसी टी शर्ट को पहनना है। देखो ना इसमें कितने रिंकल्स पड़े हुए हैं। रूबी ने कहा, भैया आप रिंकी को बोल दीजिए, वह कर देगी। मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, देखो ना मेरी कितनी हालत ख़राब है, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा है। उसने जब धीरे से कहा तो उसका देवर बड़े ही तेज स्वर में बोला, हाँ हाँ मेरे काम में तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी ही, लेकिन समाज सेवा करते हुए तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती है। उसे गुस्से में देखकर रूबी बोली, ठीक है भैया मैं कर देती हूँ, इसे यहाँ रख दीजिए। जब वह उठकर प्रेस करने चली तो रीना की बेटी ने उसके हाथ से वह टी शर्ट ले ली और बोली, आप रहने दीजिए मैं इसे प्रेस कर देती हूँ। रूबी ने बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके हाथों में वह शर्ट पकड़ा दी और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद जब रीना की बेटी कीर्ति वापस आई तो वह काफ़ी घबराई हुई थी। उसे घबराई हुई देखकर रूबी ने पूछा, अरे क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है, लेकिन मुझे घर जाना है। और वह इतना कहकर अपना बैग उठाकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। रूबी उसे इस तरह से देखकर हैरान होकर बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हो गई है, लेकिन फिर वह अपनी मन को समझाते हुए जाकर किचन में काम करने लगी। जबकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन उसे काम भी तो करना था। अगले 3-4 दिन जब कीर्ति ट्यूशन के लिए नहीं आई तो रूबी बहुत परेशान हो गई। उसके न आने पर रूबी के देवर ने भी कई बार पूछा कि कीर्ति नहीं आई क्या। अपने देवर के पूछने पर उसे हैरानी हो रही थी और वह उसके पूछने पर चौंक गई। फिर तो शाम के समय रूबी रीना के घर पहुंच गई थी और जाकर कीर्ति से पूछने लगी कि आखिर वह ट्यूशन क्यों नहीं आ रही है, क्या कोई परेशानी वाली बात है, क्या तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है जो अभी से तुमने इतनी छुट्टियां लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें तो अभी 5-6 दिन ही हुए थे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हुए, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी सारी छुट्टियां ले ली। देखो कीर्ति मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इतनी सारी छुट्टियां ले लो। उसने प्यार भरे स्वर में डांटते हुए कीर्ति को बोला तो वह सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर कीर्ति की मम्मी रीना बोली, माफ़ करना रूबी, अब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन के लिए नहीं भेज सकती हूँ। मैंने इसकी ट्यूशन के लिए कहीं और बात कर ली है, इसलिए यह अब तुम्हारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगी। रीना ने नज़र चुराते हुए रूबी को बोला तो रूबी को कुछ अजीब सा लग रहा था। रूबी कहने लगी, आखिर क्या बात हो गई, तुम इसे मेरे पास ट्यूशन के लिए क्यों नहीं भेजना चाहती हो? आखिर क्या कोई मुझे बताएगा कि बात क्या हो गई है और ऐसा क्या हो गया है जो इसने ट्यूशन आना ही बंद कर दिया है। रूबी के पूछने पर कीर्ति फूट फूट कर रोने लगी। उसके इस तरह से रोने पर रूबी बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसने बताया कि तुम्हारे देवर ने मेरी बेटी के साथ बहुत बदतमीजी की है और उसे छूने की कोशिश की है, जिससे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई है। रीना की बात को सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह वहाँ से कैसे अपने घर आई यह तो उसे भी नहीं पता था। जब रूबी वापस आई तो सभी लोग आंगन में बैठे हुए चाय पी रहे थे और रूबी का देवर भी वहीं पर बैठा हुआ था। रूबी को देखते ही उसकी सास उसके ऊपर चिल्लाने लगी और बोली, कहाँ गई थी? तुम्हारी कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि किसी को कुछ बताए बिना कहीं भी चली जाती हो। रूबी की सास रूबी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर बरस पड़ी। रूबी जाकर अपने देवर के पास रुकी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया।
रूबी की हरकत पर उसकी सास बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? ऐसा भी क्या कर दिया है मेरे बेटे ने जो तुमने उसे इतनी जोर का चांटा मार दिया है? रूबी अपने देवर की तरफ देखते हुए बोली, आप इसी से ही पूछ लीजिए, आखिर इसने किया क्या है? आखिर इसने कितनी नीच हरकत की है? इसने रीना की बेटी के साथ कितनी बदतमीजी की है? अपनी भाभी की तरफ बढ़ते हुए उसकी नंद बोली कि अच्छा जी, अब तू गैरों की बातों में आकर अपनों पर शक करेगी। तो रूबी की सास भी बोली, अरे यह हमें अपना समझती कब है? रूबी की सास ने अपना सीना पीटते हुए कहा, माँ जी रहने दीजिए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको कि यह किस तरह का इंसान है और इसकी इस हरकत के बारे में मैं महेंद्र को ज़रूर बताऊंगी। अब वही इसका इंतजाम करेंगे। जब उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो सभी के होश उड़ गए थे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद रूबी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह सभी उसके कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर इन सब ने मिलकर उसे इतना पीटा कि उसे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो उसके पास एक डॉक्टर खड़ा हुआ था। उस डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके लगाने शुरू कर दिए थे। बिजली के झटके लगने की वजह से वह चिल्ला रही थी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। चीख की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस वाले भी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसी तरह से 5 दिन निकल गए और वह डॉक्टर से बिजली का झटका देता रहा। बिजली का झटका खाने की वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसे एक अजीब तरह का दौरा पड़ना शुरू हो गया था, जिससे वह कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती थी और बस यही सब करती रहती थी। लेकिन यह दौरा थोड़े समय के लिए ही होता था, उसके बाद वह नॉर्मल हो जाती थी। उसकी नंद और उसके घर वालों ने उससे फ़ोन भी छीन लिया था ताकि वह अपने पति को कुछ बता ना सके और उन्होंने उसकी एक वीडियो बना ली जिसमें वह पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और फिर उस वीडियो को महेंद्र के पास भेज दिया और उसे बोला कि तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है क्योंकि तुम इसे जो पैसे भेजते थे उन पैसों को इसने जुए में हरा दिया है और अब सदमे में पागल हो गई है। उन्होंने महेंद्र को पता नहीं कितनी उल्टी सीधी बातें रूबी के बारे में बताई। रूबी में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह अपने पति को कुछ बता सके, लेकिन उसे सुनाई सब कुछ दे रहा था। वह उनकी सभी बातें सुन रही थी। रूबी के पास फ़ोन ना होने की वजह से वह कुछ भी कर नहीं सकती थी, लेकिन वह सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान कुछ तो करो, उसे भी तो इंसाफ मिले। वह पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और भगवान को याद करती रहती थी। एक दिन वह घर में अकेली थी तो रीना उससे मिलने के लिए आ गई और रूबी की ऐसी हालत देखकर कहने लगी, हे भगवान तुम्हें क्या हो गया है? और रूबी को देखकर रोने लगी और रूबी से पूछने लगी, अरे रूबी तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? फिर उसने रोते हुए रीना को सारी बातें बता दी और कहा कि मेरे पति को मेरी हालत के बारे में बता दो, नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। रूबी ने अपने पति का नंबर रीना को दे दिया। रीना ने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए उसके पति महेंद्र को फ़ोन करके बता दिया कि कैसे यह लोग तुम्हारी पत्नी को मारना चाहते हैं और तुम्हारी पत्नी को पता नहीं किस अपराध की सज़ा दे रहे हैं। तुम वापस आ जाओ वरना यह लोग तुम्हारी पत्नी को जान से मार डालेंगे। रीना ने महेंद्र को यह भी बताया कि तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को किस तरह से परेशान किया है और इस बात पर रूबी ने उसको एक थप्पड़ भी मारा था। और रूबी ने जब उनको धमकी दी कि वह तुमको यह सभी बातें बताएगी तो उन्होंने रूबी को बिजली का झटका देते हुए उसे पागल करने की कोशिश की है ताकि तुम्हें कुछ भी पता ना चल सके। रीना की बात को सुनकर महेंद्र जल्दी से जल्दी अपना टिकट करवाकर अपने घर वापस आ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर में पार्टी चल रही थी और बहुत ही लाउड में म्यूजिक चल रहा था। महेंद्र को सामने देखकर सभी के होश उड़ गए थे और जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। वह उनकी तरफ घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे की चौखट पर रूबी बैठी हुई थी। उसने मुड़कर देखा और वह शौक रह गई। महेंद्र उसके पास जाकर उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़ लिए। रूबी ने उसके हाथों को थामते हुए उसके हाथों को हाथों में लेकर रोने लगा। वह महेंद्र के सामने फूट फूट कर रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर महेंद्र ने
महेंद्र ने उसे एक बार भी रोने से मना नहीं किया, क्योंकि वह चाहता था कि उसका रोकर मन हल्का हो जाए ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। थोड़ी देर के बाद जब रूबी चुप हो गई तो महेंद्र ने उसके माथे को चूम लिया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और कहने लगा, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसने भी सुकून के अंदाज से अपने सर को हिलाते हुए हाँ कर दी। थोड़ी देर के बाद महेंद्र जब अपने कमरे से बाहर आया तो वह चारों आपस में बैठे बातें कर रहे थे और फिर महेंद्र को देखकर चुप हो गए। इतने समय के बाद तू वापस आया और अपनी माँ से मिला तक नहीं, कैसा बेटा है तू? उसकी माँ ने कहा। अपनी माँ की तरफ देखते हुए महेंद्र हंसते हुए बोला, हाँ, आप लोगों को तो मुझे यहाँ देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं कैसे आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ ताकि तब तक तुम शौक से बाहर आ जाओ। उसके ऐसा बोलने पर वह सभी एक दूसरे को देखने लगे और फिर उसकी माँ बोली, अच्छा जी, तो उसने आते ही तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह तो बहुत ही बदतमीज लड़की है, इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं और इतनी ज़बरदस्त दौरे पड़ते हैं कि पूछो ही मत। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे दूर ही रहना। हाँ माँ, इसलिए मैं आपको यह बताने आया था कि मेरी पत्नी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं इसे लेकर एक अलग घर में जा रहा हूँ। हमने अलग घर में रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही बताया है कि परिवार की सेवा करते करते इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अलग रख कर देखता हूँ कि यह ठीक होती है कि नहीं। शायद अलग रहने से इसका पागलपन ठीक हो जाए। महेंद्र के कहने पर वह एक दूसरे को देखने लगे। फिर वह रूबी को लेकर उस घर से निकल गया। उसने अब तक जितना कमाया था उससे उसने एक मकान खरीद लिया था जिसको उसने किराए पर चढ़ाया हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेकर उस घर में गया। वह घर सिर्फ 2 कमरों का घर था, लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ था। उसी घर को देखकर रूबी कहने लगी, अरे यह घर तो बहुत महंगा रेंट वाला होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसका कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। जब महेंद्र ने ऐसा बोला तो रूबी उसकी तरफ देखने लगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम इस तरह से क्या देख रही हो? रूबी कहने लगी, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आखिर साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो महेंद्र बोला, सुनो मेरी प्यारी पत्नी, यह घर किराए का नहीं है, यह हमारा अपना घर है। फिर महेंद्र ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसकी बातों को सुनकर रूबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। थोड़े दिन के बाद महेंद्र को यहीं पर एक बहुत अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। रूबी को भी ऑनलाइन कोचिंग का काम मिल गया था। अब वह ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती थी। थोड़े दिनों के बाद उसके घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। जुड़वा बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था, मगर रीना जब उसके ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो गई, उसकी यह परेशानी भी दूर हो गई थी। रीना और उसकी बेटी मिलकर उसके बच्चों को संभाल लिया करती थी। बाकी सभी से उनका कोई रिश्ता नहीं था, उन सभी से उन्होंने अपने संबंध तोड़ दिए थे। लेकिन दूर रहते हुए भी महेंद्र ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और अपने भाई बहनों की शादी बहुत अच्छे से करवाई। लेकिन उनके छोटे बेटे की पत्नी ऐसी आई, उसने अपनी सासू माँ का जीना हराम कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सासू माँ जल्दी इस दुनिया से चल बसी। थोड़े समय के बाद महेंद्र को अपनी नौकरी में तरक्की मिलने लगी, जिससे उसने एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया और एक बहुत बड़ी गाड़ी भी ले ली थी। रूबी भगवान के सामने सर झुकाकर कहने लगी, भगवान आप सही कहते हैं कि बंदे तू कर्म करता जा और दिल खोल कर करता जा, एक दिन तेरे कर्मों का फल तुझे मैं अवश्य दूंगा। यह आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जो बंदा जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे भगवान जरूर देखता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।